नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सनराइज सीएसई यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएससी के थ्रू कंबाइंड हायर सेकेंडरी प्लस टू लेवल एग्जामिनेशन 2023। इसका फॉर्म निकला हुआ है। इसमें हम चर्चा करेंगे फॉर्म के रिगार्डिंग, फुल नोटिफिकेशन और आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। इन 5 पॉइंट के माध्यम से मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल के बारे में डिटेल्स रहेंगी आपके पास। उसके पश्चात जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा वीडियो का वो रहेगा नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ बताया हुआ है उनके अहम पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एज के बारे में कि क्या एज चाहिए फॉर्म के लिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म की क्या लास्ट डेट रहेगी, और इम्पोर्टेंट 1-2 पॉइंट और हैं जो नोटिफिकेशन में बताए हुए हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हमारे ये सारे पॉइंट कवर होंगे पॉइंट नंबर 1 में। उसके पश्चात अगला जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा पासवर्ड फॉरगेट का एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड एरर का, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ने एसएससी का फॉर्म पहले से फिल किया हुआ है तो वो कैंडिडेट अपना पासवर्ड फॉरगेट कैसे कर सकते हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं तो उनका ना तो पासवर्ड फॉरगेट हो रहा है, लेकिन जब वो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड शो कर रहा है, यानी कि ना तो उनका पासवर्ड फॉरगेट हुआ ना उनका न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ। अब वो इस स्टेप पे आके अटक गए हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड एरर, तो उनका भी समाधान इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन को लेकर के कि एक कैंडिडेट अपना फॉर्म कैसे रजिस्टर कर सकता है, क्या कुछ डिटेल उसमें उसको चाहिए। अगला जो पॉइंट रहेगा वो जनरल रीजन फॉर फॉर्म रिजेक्ट, यानी कि एसएससी है ना, एसएससी बहुत ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट करती है। उसका कारण क्या है कि सभी कैंडिडेट्स का मानना ये होता है कि एसएससी के फॉर्म में आपको कुछ नहीं, सिंपल फोटो और साइन अपलोड करना होता है। इस वजह से कैंडिडेट अपने लगभग ये मान के चले 90% कैंडिडेट अपना फॉर्म स्वयं लगाते हैं, ना तो वो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ते हैं, ना उनको फोटो और साइन के बारे में कोई डिटेल होती है कि फोटो साइन की क्या टर्म कंडीशन दी हुई है। जो स्पेशल फोटो है उसके कारण लगभग 50% बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। पीछे एसएससी ने दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म हुआ था, दिल्ली पुलिस के फॉर्म में बहुत सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे सिर्फ इस फोटो की वजह से। जो आपका फोटो है ना, फोटो को आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है। फोटो के रिगार्डिंग सभी डाउट मैं क्लियर करूंगा, क्या डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए, फोटो कितना पुराना होना चाहिए, क्या कमियां आप फोटो में कर देते हैं। तो मेनली जो कारण इसमें रहेगा वो आपके फोटो के बारे में चर्चा रहेगी, ठीक है। उसके पश्चात जो हमारा अगला पॉइंट है वो है फाइनल सबमिट एंड फाइनल प्रिंट। बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट क्या होता है कि सर हमने फॉर्म तो सबमिट कर दिया था, लेकिन जब एडमिट कार्ड आया ना उस टाइम पे आपका फॉर्म का स्टेटस इनकम्प्लीट आ रहा है, यानी कि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि उनके पास प्रिंट भी है। जो फॉर्म भरने के पश्चात जो प्रिंट आया था वो भी उन कैंडिडेट्स के पास है। उसका मेनली कारण यही है कि जो आपका फाइनल प्रिंट है ना उसमें भी आपका इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। जो आपका फॉर्म लास्ट में जब आप फाइनल प्रिंट करते हैं उसमें आपका प्रिंट बिल्कुल सेम रहेगा, एक आपका सबमिट आएगा और एक आपका इनकम्प्लीट आएगा। तो इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ या फिर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रहा। तो इस सब पॉइंट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो मेनली 5 पॉइंट है उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। कृपया वीडियो को कंप्लीट देखें, इसके पश्चात आपका एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग ना तो कोई डाउट रहेगा और ना ही आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट होगा, एसएससी का कोई भी फॉर्म। यहाँ से जो हमारा पहला पॉइंट है नोटिस के अंदर, वो पहला पॉइंट है डेट के बारे में, यानी कि इस फॉर्म को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है। यानी कि आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हुआ है 9 मई से, इसकी एंड डेट रहेगी आपकी 8 जून, यानी कि आप अपना फॉर्म कंप्लीट 8 जून तक कर सकते हैं। उसके पश्चात जो आपकी फीस की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 10 जून, यानी कि जो कैंडिडेट ऑनलाइन फीस काट रहे हैं किसी भी माध्यम से, चाहे नेट बैंकिंग हो चाहे यूपीआई हो, कोई भी माध्यम हो, वो कैंडिडेट अपने 10 जून तक फीस काट सकते हैं फॉर्म की। जो कैंडिडेट ऑफलाइन माध्यम से कर रहे हैं वो 11 जून तक अपना चालान क्रिएट करें और 12 जून तक आपको चालान फिल करना होगा बैंक में जाकर के, यानी कि 12 जून तक आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाना चाहिए ऑफलाइन कैंडिडेट्स के लिए। जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है वो 8 जून है। मेनली आपके पास यही होने चाहिए कि 8 जून तक आप अपना फॉर्म फिल कर लें। उसके बाद जो आपका करेक्शन का विंडो है वो आपका करेक्शन का विंडो 14 जून से 15 जून तक रहेगा, यानी कि जिस कैंडिडेट ने एसएससी का फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी उसमें, तो वो कैंडिडेट 14 जून से 15 जून के बीच अपना फॉर्म का करेक्शन कर सकता है रात 11 बजे तक।
ये जो ऑप्शन है करेक्शन डेट ऑफ विंडो ऑफ करेक्शन, ये पहले नहीं आता था एसएससी में, अभी एसएससी ने कर दिया है। इसके लिए एसएससी आपसे अलग से फीस पे करेगी। यदि आप फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये देने होंगे, यदि आप सेकंड टाइम करेक्शन कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे। यानी कि आप करेक्शन भी 2 बार कर सकते हैं फॉर्म में, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें ताकि आपको इस ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा डेट दी हुई है वो शेड्यूल ऑफ टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका टायर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो आपका अगस्त 2023 में होगा। इसके बाद जो टायर 2 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसके लिए इन्होंने बोल रखा है टू नोटिफाइड लेटर, यानी कि इसकी जो डेट है वो आपको बाद में अनाउंस करेंगे। अभी टायर 1 की ही डेट यहाँ पे इन्होंने अनाउंस कर रखी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, मेनली जो मेन पॉइंट आपको पता होने चाहिए वही मैं नोटिफिकेशन में कवर करूंगा, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको नहीं बताऊंगा। ये जो मैंने पेन है ये पहले से हाईलाइट कर रखे हैं, इसके अंदर जो मेन पॉइंट है ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ये ऑलरेडी आपको हाइड मिलेंगे उस नोटिफिकेशन के अंदर, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि क्या क्या मेन पॉइंट है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ 3 तरह की वैकेंसियां हैं। एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बोल सकते हैं, लेवल 2 की है, ये इनका ग्रेड पे दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, यहाँ पे लेवल 4 है, ये इनका ग्रेड पे दिया हुआ है। ये लेवल 5 है, ये इनका ग्रेड पे दिया हुआ है। उसके पश्चात नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, ग्रेड ए है, और ये इनका लेवल 4 और यहाँ पे इनका ग्रेड पे दिया हुआ है। यानी कि कुल मिला के 3 तरह की वैकेंसी हैं जिनका अलग अलग ग्रेड पे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एज के रिगार्डिंग, यानी कि कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो सबसे मेन जो पॉइंट है वो जो आपकी एज काउंट कर रहे हैं वो काउंट हो रही है 1/8/2023 से, यानी कि जो भी एज इन्होंने मांगी है वो एज काउंट करेंगे इस दिनांक से, ठीक है। जो एज इन्होंने मांगी है वो मांगी है 18 से 27 साल, यानी कि जिस कैंडिडेट की उम्र 18 से 27 साल है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जो 18 से 27 है वो जनरल कैंडिडेट के लिए है, यानी कि जिसको एज रिलैक्सेशन में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिल रही है उन कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे इन्होंने डेट भी मेंशन कर रखी है, 2/8/1996 से लेकर के 1/8/2005 के बीच में जो डेट आई हुई है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इससे पहले हो गया वो नहीं फिल कर सकता, और इस डेट के बाद वाला कैंडिडेट इसको नहीं फिल कर सकता। जब आप ये डेट निकालेंगे, ये डेट सिर्फ यही है कि जो मिनिमम है वो 18 है, मैक्सिमम है वो 27 है, और जो काउंट हो रखी है वो आपकी 1/8/2023 से इन्होंने डेट काउंट कर रखी है। और नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं, इसमें एज रिलैक्सेशन का और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो एज रिलैक्सेशन है, जो SC/SC कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल के लिए दिया गया है, जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 3 साल के लिए दिया गया है। PWD अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैंडिडेट का है, यहाँ पे जो OBC कैंडिडेट्स का है, ये सभी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। मेनली यहाँ पे हम बात करेंगे SC/ST और OBC, इसीलिए मैंने इन 2 वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे उनको 5 साल और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन मिलता है आपको अपर एज पे, ये नहीं है कि 18 से नीचे वाला भी फिल कर सकता है, नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन में, यहाँ पे जो इन्होंने एज बोली हुई है वो 18 से 27 बोली गई है, यानी कि जो आपकी 27 साल है ना, उसके बाद आपको 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन हमेशा मैक्सिमम एज पे मिलता है, मतलब मैक्सिमम एज पे आपको छूट मिलती है, कम एज पे नहीं मिलती है, ठीक है। उसके पश्चात हम नीचे चलते हैं, और जो 1-2 अहम पॉइंट है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें देखिए पॉइंट नंबर 5.3, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है जो आपकी एज काउंट होगी ना, वो आपकी जो मैट्रिक या फिर आप सेकेंडरी बोल सकते हैं, उस सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसी के रिगार्डिंग ये डेट ऑफ बर्थ को आपको मान्य करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोई कैंडिडेट्स है जिनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है और उनकी मैट्रिक में अलग है, फॉर्म भरते टाइम उन्होंने आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ लगा दी, तो आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मान्य नहीं होगी। ओनली 10th की जो क्वालिफिकेशन है वही डेट ऑफ बर्थ वो आपकी मान्य करेंगे। यदि फॉर्म भरते समय किसी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार, तो वो अपने आधार कार्ड को ठीक करा लें। आधार कार्ड ठीक होने का वेट नहीं करना है उनको, फॉर्म फिल करते समय वो अपने 10th की जो डिटेल दी हुई है उसी के रिगार्डिंग फॉर्म फिल करें। ये आप हमेशा हर फॉर्म के लिए याद रखें, जो भी आपको डिटेल डालनी है वो आपको ओनली 10th बेसिस डिटेल डालनी है, ना तो आपको आधार कार्ड की डिटेल डालनी है, ना आपको किसी आईडी की अन्य और कोई आईडी की डिटेल डालनी है। फॉर्म में हमेशा 10th की डिटेल डलती है, भले ही आपकी 12th में डिटेल हो, 12th में भी डेट ऑफ बर्थ आपकी
होती है बहुत सारी सर्टिफिकेट में, या फिर जो भी नाम, फादर नेम, 12th में चाहे कुछ भी हो, 12th वाला आपको नहीं डालना है, आपको ओनली 10th वाली ही डिटेल डालनी है। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें, ठीक है। उसके पश्चात हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या है, बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जो जो पॉइंट आपको क्लियर करने हैं वही। इसमें ये देखिए, आप ओबीसी के रिगार्डिंग एक अहम पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है। इस पॉइंट में इन्होंने सिंपल यही बता रखा है कि मान लो किसी कैंडिडेट ने ओबीसी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, लेकिन जब वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ, उसमें जो इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है उसके रिगार्डिंग आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, यानी कि आपका वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, तो ये आपको आपके जो भी फॉर्म है उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे ओबीसी वैलिड का क्या मतलब है? ओबीसी वैलिड का मतलब ये है कि जो आपका ओबीसी है ना वो सेंटर का होना चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है, सेंटर का क्या है, स्टेट का क्या है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन उससे पहले ये सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि आपका सर्टिफिकेट ओबीसी जो है वो सेंटर का होना चाहिए। स्टेट का ओबीसी आपका मान्य नहीं है। यदि स्टेट के ओबीसी से आपने फॉर्म फिल कर दिया तो वो मान्य नहीं होगा। और जो ओबीसी आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है वो फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। यदि फॉर्म के लास्ट डेट के बाद का आप ओबीसी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो इस फॉर्म के लिए मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट जो बनता है वो बनता है आपके इनकम बेसिस पे, ठीक है। आपने हो सकता है फॉर्म भरा तब आप क्रीम लेयर में आते होंगे और बाद में आप नॉन क्रीम लेयर में आ गए, तो इस वजह से वो आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म की लास्ट डेट तक ही मान्य करते हैं। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें। यदि किसी कैंडिडेट का ओबीसी पुराना है वो अपना न्यू ओबीसी बनवा सकते हैं, या फिर पुराना चलाना चाहे वो भी चल सकता है। इस फॉर्म में कहीं भी नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं कर रखा कि आपका ओबीसी किस डेट का बना हुआ होना चाहिए, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपका ओबीसी अभी जो 1 अप्रैल है उसके पश्चात 2023 और 2024 का सेशन आ गया है, तो आप सभी कैंडिडेट्स अपना ओबीसी 2023 और 2024 का बनवा लें, ताकि आपको आगे किसी भी फॉर्म में कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए ओबीसी वाले कैंडिडेट्स इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम नोटिफिकेशन में। यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एक मेंशन किया हुआ पॉइंट है, वो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है जो आप ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं जो ईडब्ल्यूएस से अपना फॉर्म लगाएंगे उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2023-24 का होना चाहिए। जो मैंने आपको ओबीसी में बताया था सेम वही पॉइंट यहाँ पे आ गया, 2023-24 का होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस आपका 2023-24 का बनता है वो आपके 2022-23 के इनकम के बेसिस पे बनता है। यानी कि सीधा सा मतलब ये है, जब भी आप नई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है। किसी तहसील में इनकम का प्रूफ लगाया जाता है, या फिर किसी जो तहसील हैं उनमें जो आपका ईडब्ल्यूएस का फाइल फिल होता है ना, उसी में एक इनकम का कॉलम दिया हुआ होता है, वहां पे आपको इनकम लगानी होती है। वहां पे इनकम का आपका ईयर पूछता है कि आपकी जो इनकम है वो कौन सी साल की है, तो जो आपकी वहां पे इनकम भरी जाती है वो आपकी 2022 और 2023 की भरी जाती है। यानी कि जो 2022-23 की जो आपकी इनकम है उसके बेसिस पे ही आपका 2023 सेशन 2024 का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा वो 2023-24 वाला चलेगा, यानी कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे जो आपका ईडब्ल्यूएस है वो 2023-24 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। ये सभी कैंडिडेट ध्यान रखें। जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है उसमें सबसे पहले ऊपर ही दिया हुआ होता है कि ये किस सेशन के लिए वैलिड है, तो वहां पे आपका सेशन 2023-24 होना चाहिए। अन्यथा आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई नहीं करें। जिस कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ है वो अपना फॉर्म जनरल से अप्लाई करना, वरना आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये एक बड़ा डाउट है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो 8.3 वाला जो पॉइंट है इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, 8.3 वाला बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है, तो हम सभी पॉइंट इसमें क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपका दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले जो पॉइंट है मैं मेनली डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, पॉइंट ये अपने आप पढ़ लेना जिस कैंडिडेट को डिटेल में पढ़ना हो। सिंपल सी बात यह है कि जो कैंडिडेट +2 स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है, यानी कि साइंस विद मैथमेटिक्स, जिस कैंडिडेट के पास नॉन मेडिकल, साइंस विद मैथमेटिक्स का मतलब आ गया यहाँ पे नॉन मेडिकल, मेडिकल वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है,
ठीक है। जो कैंडिडेट नॉन मेडिकल से +2 कर रहे हैं वो इन पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में नोटिफिकेशन में बताया था यहाँ पे 3 प्रकार की पोस्ट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो अपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच गए जो आर्ट वाले या फिर कॉमर्स या फिर और कोई स्ट्रीम, जो भी स्ट्रीम है वो सभी कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है +2 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पे एक डाउट और आ गया, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है। मैंने एक बार पहले भी बताया था, जो कैंडिडेट आईटीआई करते हैं, आईटीआई वाले कैंडिडेट एक सब्जेक्ट एग्जाम दे करके +2 की मार्कशीट बनवा लेते हैं। तो जो उनकी वो +2 की मार्कशीट होती है वो मार्कशीट आपकी इक्विवेलेंट होती है +2 के। यदि किसी फोरम में +2 के बारे में पूछ लिया कि हमें तो ओनली +2 चाहिए, तो वहां आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है वो है इक्विवेलेंट, ठीक है दोस्तों। इक्विवेलेंट का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वो +2 की जो मार्कशीट है वो आपके +2 के समान है, ठीक है। जहां फॉरम में इक्विवेलेंट बोल दिया जाता है वहीं आपकी वो मार्कशीट चलेगी, अन्यथा वो मार्कशीट नहीं चलेगी। तो सीधा सा मतलब ये है, एसएससी सीएचएसएल का फॉरम जो कैंडिडेट आईटीआई से +2 कर रखी है वो भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इक्विवेलेंट बोल दिया, तो वो सभी कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है। उसके बाद जो कैंडिडेट +2 अपेयरिंग है, यानी कि वो +2 अपनी पास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो वो कैंडिडेट भी अपना +2 का जो आपका ये फॉर्म है एसएससी सीएचएसएल का, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो उनका रिजल्ट है वो 1/8/2023 से पहले आ जाना चाहिए। यानी कि सीधा सा मतलब ये हुआ कि +2 अपेयरिंग कैंडिडेट भी एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। ना ही इसमें आपसे कहीं भी +2 का मार्कशीट या कोई डिक्लेरेशन अपलोड होता है फॉर्म में, कहीं कुछ अपलोड नहीं होता है। अपलोड ओनली आपका या तो एक तो फोटो होता है और एक आपका सिग्नेचर होता है एसएससी के फॉर्म में, इसके अलावा कहीं कुछ भी अपलोड नहीं होता है। तो जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या मेन पॉइंट हमारे पास बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए फोटो के बारे में मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, इस फॉर्म में ना फोटो के कारण बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। इन पॉइंट में आपसे जो स्पेशली बताया गया है वो यही बताया गया है कि जो आपका फोटोग्राफ है ना, जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, विदाउट कैप विदाउट स्पेकल्स, यानी कि जो आपके चश्मा बने हुए हैं वो नहीं होने चाहिए फोटो में। जो चश्मादीन बच्चे हैं, यानी कि जो पहले एसएससी फॉर्म भरवाती थी उसमें जो आपके चश्मे बने हुए होते थे वो चल जाते थे, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाता था। लेकिन पीछे 2-3 फॉर्म आपके रिजेक्ट हो गए उन कैंडिडेट्स के, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, बाकायदा फॉर्म में लिखा हुआ था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि जो आपने फोटो अपलोड की है वो हमारी टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ है, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कैप भी नहीं होना चाहिए आपके सर के ऊपर और आपकी चश्मा भी नहीं लगे हुए होना चाहिए, ठीक है। फोटो जो इन्होंने दे रखी है 3 मंथ से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आपका फोटो है उसमें आप डेट ऑफ फोटो मेंशन कर दीजिए, जो आपकी करंट की डेट है, यानी कि आप 10 मई कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे आप अपनी डेट ऑफ फोटो मेंशन कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत रहे नहीं, आपका फॉर्म किसी भी वजह से रिजेक्ट नहीं हो, एक्सेप्ट होना चाहिए आपका फॉर्म, फोटो की वजह से रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। आगे मैं जब फॉर्म फिल करूंगा उस टाइम आपको किसी भी फोटो पे आप डेट ऑफ फोटो कैसे डाल सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और डेट ऑफ फोटो कहाँ डालनी है, सबसे पहले आपको नेम लिखना है, उसके नीचे आपको डेट ऑफ फोटो लिखनी है, ठीक है। डेट ऑफ फोटो नेम लिखने के पश्चात आपका फॉर्म वहां पे रिजेक्ट नहीं होगा, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मैंने आपको रेड लाइन में बता रखा है वो यही बता रखा है, यदि किसी भी स्टेप पे आपका फोटो गलत मिलता है तो हम आपके फॉर्म को सीधा रिजेक्ट कर देंगे और इसका कोई आपको अलग से चांस नहीं दिया जाएगा ठीक करने का। तो जो फोटो है वो इन्होंने एक अलग से दिखा भी रखा है कि किस प्रकार का फोटो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे एक कैंडिडेट्स का बहुत सारा डाउट होता है कि सर हमने डेट ऑफ फोटो नहीं लगाया, तो जो डेट ऑफ फोटो नहीं लगाया ना वो मैंडेटरी नहीं है, बहुत सारे केसेस में डेट ऑफ फोटो जिन्होंने नहीं लगा रखा उनका फॉर्म भी अप्रूव हो जाता है, लेकिन बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। हो सके तो आप डेट ऑफ फोटो आपके फॉर्म में अवश्य लगाएं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्या कुछ इन्होंने बताया हुआ है। एक जो हमारे पास
पॉइंट है मेनली वो है एसएससी ने इस पॉइंट में सिंपल सा यही बता रखा है, जो भी फॉर्म है ना वो कैंडिडेट लास्ट डेट का वेट नहीं करे, क्योंकि एसएससी की जो साइट है ना वो आप मान के चले लास्ट के 5 दिन तो बिल्कुल फॉर्म फिल ही नहीं होते हैं। अभी एसएससी सीजीएल में भी एक दिक्कत आ रहा था। एक चीज का और ध्यान रखें, आपको क्या बाद में मालूम पड़ता है कि आपका फॉर्म जो है वो पहले से रजिस्टर है, आपको फॉरगेट करने की जरूरत है। लास्ट डेट में सबसे बड़ा इश्यू रहता है ओटीपी का। ओटीपी नहीं आता आपके कैंडिडेट के मोबाइल नंबर पे या मेल के ऊपर। आप समझ सकते हैं एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म भरा गया था लास्ट 10 डेज के अंदर किसी भी कैंडिडेट का मोबाइल पे ओटीपी नहीं आया। जिसके पास अपनी मेल थी उन्होंने अपना फॉर्म फिल कर लिया मेल का ओटीपी लेकर के, लेकिन जिसकी मेल बंद हो गई उसका कोई इलाज नहीं हुआ, उसका फॉर्म छूट गया एसएससी सीजीएल वाला। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, जो भी फॉर्म आपको फिल करना नहीं है मान के चलो विद इन 15 डेज में आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। यदि 15 डेज से ऊपर आपका टाइम गया तो ये समझ लिया आपके पास दिक्कत हो गई है और हो सकता है आपका सीएचएसएल का फॉर्म छूट जाए। इसलिए जिस कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना है ना वो फटाफट फिल कर ले, इसमें कोई अपडेट वगैरह नहीं आते हैं, जो फॉर्मेट इन्होंने एक बार बना दिया वही चलेगा, तो फटाफट अपना फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो आपकी 100 रुपए की रहेगी। ये 100 रुपए आपके जनरल कैंडिडेट के रहेंगे और ओबीसी कैंडिडेट्स के रहेंगे। ठीक है, एससी एसटी कैंडिडेट्स यहाँ पे दिया भी हुआ है, एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फीस के अंदर छूट दी गई है। और एक वोमेन यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके भी यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी, उनका बिना फीस के फॉर्म फ्री में भरा जाएगा। ठीक है, फ्री का मतलब ये है कि यदि आप स्वयं भरते हैं तो फ्री में भरेंगे, वरना साइबर कैफे वाला अपनी फीस तो लेगा ही भाई। ठीक है, उसके भी बाल बच्चे हैं। ठीक है, कुल मिला के 100 रुपए फीस रहेगी, सीधा सा इन्होंने यही पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि आपका इनकम्प्लीट हो जाता है, उसका मतलब देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है जिस कैंडिडेट का यहाँ पे फीस नहीं कटती है, नोट एक्सपेंड सॉरी जो फीस कटती है, जो 100 रुपए की फीस कैंडिडेट्स की कटती है उनके लिए है ये पॉइंट। उनका मेनली क्या दिक्कत आती है कि आपने जो 100 रुपए चालान फिल किया ना, जब आप फॉर्म फीस काटते हैं तो वो आपका एसबीआई के सर्वर पे फीस आपकी कट होती है। ठीक है, वहां पे आपकी फीस है जो वो सक्सेस शो करती है, आपके खाते से 100 रुपए कट जाते हैं, आपके फोन पे मैसेज आ जाता है कि आपके 100 रुपए कट गए। जिस साइड पे आप फीस काट रहे हो वहां आपकी सक्सेस शो करेगा कि हमने आपकी फीस ले ली है। लेकिन एसएससी का जो एसबीआई का जो सर्वर है ना, एसबीआई के सर्वर से जैसे आप फॉर्म पे आते हैं आप चेक नहीं करते, आप डायरेक्ट प्रिंट डाल देते हैं, प्रिंट आपका निकल भी जाता है। क्योंकि एसएससी के फॉर्म में यदि आपने फीस नहीं काटी उससे पहले भी यदि आप प्रिंट करते हैं तो आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं रहेगा। सबसे ऊपर जो चेंज आएगा वो आएगा आपका या तो फॉर्म इनकम्प्लीट लिखा मिलेगा। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि आपके फॉर्म की जो फीस है ना वो फीस नहीं कटी है। सिंपल करना कुछ नहीं है, आपको वहां पे डबल वेरिफिकेशन करना है। जब मैं फॉर्म फिल करूंगा तो ये सारे पॉइंट क्लियर करूंगा। मेनली इन्होंने इसमें यही पॉइंट दिया हुआ है कि यदि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपको इसमें ध्यान रखना है, आपका फॉर्म सबमिट ही होना चाहिए। यदि आपका इनकम्प्लीट है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने मेनली पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पे करेक्शन के बारे में बताया हुआ है। जो विंडो करेक्शन की है उसमें क्या कुछ है, यानी कि जो करेक्शन है वो आपको 14 जून से 15 जून के बीच होगा। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, दो दिन के लिए, सॉरी 14 और 15 2 दिन के लिए आप करेक्शन कर सकते हैं जिस भी कैंडिडेट का करेक्शन है। करेक्शन में क्या होता है, कंप्लीट फॉर्म आपका दोबारा से फिल होता है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई एक पॉइंट आपका गलत है आप उसी को ठीक कर देंगे, नहीं। यदि आपने करेक्शन पे क्लिक कर दिया तो आपका पूरा जो भी फॉर्म है ना वो आपको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सिंपल यही बता रखा है फॉर्म के बारे में। उसके पश्चात यहाँ पे इन्होंने फीस बता रखी है जो मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी, यानी कि फर्स्ट टाइम आप करेक्शन करते हैं तो आपके 200 रुपए लगेंगे, सेकंड टाइम आप करेक्शन करते हैं तो 500 रुपए लगेंगे। इस केस में एससी एसटी को या फिर वोमेन को कोई छूट नहीं दी गई है भाई। ये 200 रुपए सभी के लगने हैं, जिसने गलत कर दिया दोबारा भी गलत कर दिया तो 500 रुपए सभी के लगेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, फीस आपको पे करनी पड़ेगी। एससी एसटी वोमेन कैंडिडेट एक बार अपना फॉर्म फ्री में भर सकते हैं, वहां उन्हें कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई सीधी सी बात है 200 रुपए, दोबारा हो गई 500 रुपए, 700 रुपए का काम हो गया वहां पे, 2 गलतियां होते ही। तो गलती नहीं होनी चाहिए आपके फॉर्म में, ये ध्यान रखना भाई। इसके बाद आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का सीधा सा मतलब आ गया यहाँ पे, जो कैंडिडेट मानते हैं हमारी अप्रोच है, यानी कि भाई मैं जैक तक भर्ती हो जाऊंगा इनका सीएचएसएल में तो मेरा मामा को पक्को जैक्स है, तो भाई वे ध्यान से देख लो अपना सेंटर कौन कौन सा आवेगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, वे जो मामा का जैक आड़ा सी ना भाई, उनको एक सेंटर तो पाओगे सीआर जोन को,
एक पाओ ई आर जोन को, एक पाओ एन आर जोन को। तो मैं सीधो सा मतलब यो आएगो आग भाई हूँ मामा की कोई अप्रोच को ना जैने सेंट्री ना बेरो के एक एन आर जोन को से एक सी आर को से ई आर को से उनको कोई जैक को ना भाई बेसंग जैक की टाल कर दियो अपने। सीधो सा मतलब यो आगो कि आपने अगर एन आर जोन सेलेक्ट कर लियो तो एन आर जोन का 3 सेंटर देना पड़ेगा। मान लो पहला दे दियो आपने दिल्ली, तो दूसरा आपको जयपुर वैसे कैसे, अजमेर ऐसे कैसे। ये नहीं है कि पहला सेंटर तो दे दिया दिल्ली, दूसरा चाहिए हमने चंडीगढ़, दोनों आगे जोन अलग अलग से, एक ही सेंटर आ सके ऐसे। तो एम आप आराम से देख लियो, ये सी आर जोन के सेंटर है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये ई आर जोन के सेंटर है, ठीक है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपके के आर जोन के सेंटर आ गए, मध्य प्रदेश एमपी आर जोन, एन ई आर जोन। एक जोन का और ध्यान रखना भाई सारे कैंडिडेट्स, यहाँ पे एन आर जोन आ गया, मेनली यही देते हैं। इसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड 3 स्टेट यहाँ पे काउंट हो रखी हैं। देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यानी कि आपने एक सेंटर दे दिया इसमें से, बाकी के 2 सेंटर भी आपको इसी जोन से चूज करने पड़ेंगे, आप एक्स्ट्रा जोन से चूज नहीं कर सकते। चंडीगढ़ वाले भाई चंडीगढ़, हमीरपुर, जम्मू, श्रीनगर, शिमला, जो भी आपका है वो ध्यान रखना भाई। जो कैंडिडेट जिस जोन से फॉर्म फिल कर रहा है एडमिट कार्ड भी उसी जोन से निकलेगा, ये चीज ध्यान रखना। एसएससी एमटीएस के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, अब कैंडिडेट आके बोलता है भाई निकालो मेरा एडमिट कार्ड, सब मेनली जो साइबर कैफे वाले हैं वो दिल्ली चेक करते हैं, कैंडिडेट को खुद नहीं मालूम सेंटर क्या दिया था। अब ये भी आप दिल्ली चूज करेंगे, यानी कि आप एनआर जोन में जब सेंटर देखेंगे ना तो आपका वहां पे कोई रिकॉर्ड शो करेगा ही नहीं, वहां पे शो करेगा नो रिकॉर्ड, यानी कि आपका रिकॉर्ड नहीं है। अब ना तो उसके पास प्रिंट आउट, ना उसको ये मालूम कि आपने सेंटर दिया कहाँ था, तो दिक्कत हो गई। आपको जाके एसएससी की साइट लॉगिन करनी पड़ेगी, वहां से आपको दोबारा से प्रिंट आउट करना पड़ेगा एसएससी एमटीएस का, तब आपको जाके मालूम पड़ेगा कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर क्या दिया था, किस जोन का एग्जामिनेशन सेंटर दिया था। तो जो जैक वाले कैंडिडेट हैं जो उन्होंने कह रहे हैं जी भाई मेरो मामो लगवा देगो, वो ध्यान रहा है कि मामो कौन सा जोन को फार्म भरवा रहे हो ना, तो काल ने थारो सीएचएसएल का एडमिट कार्ड ना निकलेगो, मामो और थाम धरा रह जाओगा। ठीक है भाई, आगे चालू, मैं आगे नोटिफिकेशन बता दूं आपने। अगला जो आपका पॉइंट है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो 2 टायर में होगा, टायर 1 और टायर 2, ये बात इसमें बताई हुई है। आगे चलेंगे तो इसमें आपके पास और बहुत सारी चीजें बताई हुई है, टायर 1 में क्या है, टायर 2 में क्या है, ये अपने डिटेल में पढ़ लेना भाई। यहाँ पे स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, इसके बारे में आपका बताया हुआ है कि आपका जो एग्जाम है, जो आपका एग्जाम है वो 4 पार्ट में होगा, ठीक है। 4 पार्ट का मतलब यहाँ पे आ गया, जो पहला आपका इंग्लिश का, दूसरा जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पे 4 पार्ट दिए हुए हैं, किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 25-50, 25-50, 25-50, यानी कि सभी के 25-25 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया हुआ है 60 मिनट का एग्जाम होगा, मार्क्स वगैरह यहाँ पे बताए हुए हैं किसके कितने मार्क्स है, ये अपने डिटेल में पढ़ लेना भाई। जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल डिटेल का नोटिफिकेशन है, क्या कुछ उनको चाहिए यहाँ पे मैंने रफली बता दिया आपको। दूसरा जो एम पॉइंट है वो आपका नेगेटिव मार्किंग का 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए भी ध्यान दे, जो तुक्का मारने या कैंडिडेट से भी ध्यान दे दियो भाई, नेगेटिव मार्किंग से कदे 100 का 100 बैठाया हुआ है, बेरो लागत नंबर ही नेगेटिव मारे, तुक्का मत मारियो भाई अपना, ठीक ठीक ही लगाइयो। अगला स्कीम एग्जामिनेशन बता दिया है, इसमें वो ये आपका इन्होंने सब्जेक्ट वाइज बता दिया है क्या क्या टॉपिक रहेंगे। ये इंग्लिश के हैं, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये टोटल मैक्सिमम मार्क हैं, जो आपका टाइम है वो बताया हुआ है। ये सब डिटेल्स आप ध्यान से नोटिफिकेशन में पढ़ लें, एक एक चीज मैं बताऊंगा भी हो जाएगी नोटिफिकेशन नहीं भाई। आगे चलो, मेन पॉइंट में बता देता हूँ आपको नोटिफिकेशन में और क्या कुछ है, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो मेन पॉइंट आ गया है, यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि जो आपका शॉर्ट लिस्ट है कैंडिडेट का टायर 2 के लिए, वो आपके टायर 1 के ब्याह पे होगा। यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1, सेक्शन 3 ऑफ टायर एग्जामिनेशन। यहाँ पे इन्होंने बताया जनरल के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी आपका यहाँ पे 20% है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। मोड ऑफ सिलेक्शन का यहाँ पे पॉइंट के बारे में इन्होंने बता रखा है, जो सिलेक्शन है वो किस क्राइटेरिया पे होगा और क्या क्या इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज रखी है जिसके आधार पे आपका टायर 2 के लिए होगा, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे आती है मेरिट लिस्ट के बारे में 2-3 पॉइंट यहाँ पे बताए हुए हैं जो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में आपको एक बार रफली बता देता हूँ। इसमें जो आपका मेनली बता रखा है वो ये बता रखा है, जो आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी
वो आपका कैंडिडेट का टायर 2 का जो एग्जामिनेशन है ना, केवल उसी के आधार पे रहेगी। ठीक है, ये जो पहला पॉइंट है इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो टायर 2 के एग्जामिनेशन पर रहेगी, इसमें ये बता रखा है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये बता रखा है जो आपकी प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसमें आपने प्रेफरेंस दी, जो आपकी पहले नंबर की प्रेफरेंस है, मान लो उसी में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो 2 नंबर पे नहीं जाया जाएगा। जो आपका पहला नंबर वो सिलेक्ट माना जाएगा, उसी के आधार पे आपको जो मिल जाएगी, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो सही तरीके से आपको देनी है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, वो आपकी फाइनल रहेगी। इन 2 पॉइंट में सिर्फ यही बात बता रखी है, डिटेल में आप अपने आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, एक जो अहम पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है वो है कि टाई केस। टाई केस क्या होता है, मान लो कोई कैंडिडेट है, सेम मार्क्स है उनके, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, और उसके पश्चात उनका नाम जो है मान लो अनिल है, दूसरे का भी अनिल है, उस केसेस में क्या कुछ होगा वो बताया गया है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे मार्क देखे जाएंगे, उसके पश्चात जो डेट में ओल्डर होगा, यानी कि जो कैंडिडेट की ज्यादा पुराना होगा, ज्यादा पुराना का मतलब जो ज्यादा बुढ़ होगा भाई। जय की एज मान लो एक कैंडिडेट की एज 18 सर, एक की 23 सर, दोनों सेम नंबर से, तो 23 आड़ा सिलेक्शन है गो, 18 आड़ा को ना है। यो मेन पॉइंट से सेकंड नंबर। तीसरा पॉइंट से अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब मान लो दोनों ही कैंडिडेट 18 का रहेगा, थारा कने, तो एक को नाम अनिल सर, एक को नाम बबलू है। ठीक है, तो जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसके अनुसार उसका सिलेक्शन होगा, बगैर अल्फाबेटिक सिलेक्शन नहीं होगा। सीधा से 3 पॉइंट है सिलेक्शन के, केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का जिनका टाई है। टाई का मतलब जिनके बराबर नंबर आए, मान लो कि एक के नंबर 30 है, दूसरे के भी 30 है, उस केस में होगा। ये नहीं है कि भाई बबलू फेल सर अनिल पास है, या फिर बबलू पास सर अनिल फेल से अनिल को नंबर आ जाएगा ना, हो भाई नंबर भी होना चाहिए, बराबर नंबर चाहिए, केस में यह कंडीशन इन्होंने रखी है। यहाँ पे इन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, उसमें फोटो और साइन के बारे में बार बार बताया हुआ है, रिजेक्शन के बारे में। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जो यदि आपकी फोटो और सिग्नेचर, यहाँ पे ये देखो फोटो सिग्नेचर यदि आपके ब्लर हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, एसएससी वाले रिजेक्ट करते हैं, ये मत सोचना कि आपने फोटो लगा दी, ठीक है, फोन से फोटो खींची व्हाट्सएप पे भेज दी, लगा दो यार हो जाएगा सबमिट। नहीं भाई, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। एसएससी वाले हरियाणा की तरह नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेंगे, फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो साइन बिल्कुल ध्यान से रखना। हो सके तो आप अपना फोटो बनवा के और आपका जो मेल है ना उस पर डलवा लें, जो आपका फोटोग्राफर है ना उससे प्रिंट ना निकलवाएं, आप फोटो को मेल करवा लें, क्योंकि फोटो जो मेल आती है उसमें क्लैरिटी ज्यादा होती है। उस पर आप डेट ऑफ फोटो जो चेंज करते हैं, हर फॉर्म के लिए डेट ऑफ फोटो आप उसी पे चेंज कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो फोटो बिल्कुल क्लियर आती है। साइन आपके एक बार किसी भी साइबर कैफे से स्कैन करके डलवा लें मेल के ऊपर, ताकि हर फॉर्म में आप वही फोटो वही साइन आप लगा सकें। फोटो साइन के कारण आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना सभी कैंडिडेट्स। इन्होंने दोबारा से वही पॉइंट बता दिए, जो आपका फोटो वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए, चश्मे नहीं होने चाहिए। सीधी सी बात है, फोटो का कम से कम भी नहीं तो 10 बार जिक्र आ लिया भाई नोटिफिकेशन में, तो सीधी सी बात है फोटो को ध्यान रखना से फोटो का कारण ही 50% फार्म रिजेक्ट हो जाए। जी तैयारी करनी है बालक, 3 महीना तैयारी करी, 5 बेरो लागे भाई, एडमिट कार्ड ही ना है मारो तो कारण कारण भाई फोटो रिजेक्ट है फार्म। तो ध्यान रखो भाई, 100 रुपया फार्म के फीस से गणा गणो 50 रुपया 70 रुपया 100 रुपया सीएससी वालों ले लेगो, वो गना था फोटो पर डेट डलवा लो अपनी, जय नहीं डालनी आओ तो। बाकी मैं फार्म भरूंगा जब सिखा भी दूंगा, हमने डेट के अंदर डले से डेट जरूर होनी चाहिए, 3 महीना तो पुरानी नहीं होनी चाहिए, यह चीज को भी ध्यान रखिए। मेनली यही पॉइंट इसमें फोटो के बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे कुछ नहीं, नोटिफिकेशन में आपको ये बताया गया है कि जो नए कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ये मैं आपको एक स्पेशल इसी वीडियो में आगे फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, तब आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके पश्चात जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे एक बार फोटो का आया था, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ किस प्रकार की फोटो ये मान्य करते हैं। ये देखिए, इसमें इन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं फोटो के रिगार्डिंग। ये ब्लर फोटो है, ये रिजेक्ट हो जाएगी भाई विद गूगल से, ये भी ब्लर, ये आप समझ सकते हो। इन्वर्टेड यानी कि आपका फोटो की क्वालिटी स्कैनिंग की अच्छी नहीं थी, ये भी आपके रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो उन्होंने जो स्पेशल फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये फोटोग्राफ ये है, यानी कि इस टाइप का जो आपका फोटोग्राफ है वही मान्य होगा। ये जो फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, ये जो फोटोग्राफ है इसमें यदि आप यहाँ पे डेट ऑफ फोटो लगा लेते हैं वो आपका एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे ये जो इनका नोटिफिकेशन है ये हर बार कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ फोटो किसी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डेट ऑफ फोटो लगाएं, ताकि उनको मालूम पड़े जो आपका फोटो है वो 3 मंथ से पुराना नहीं है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में बोल रखा है 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे आपके जो मैं बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा कलर की ये फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। ये फोटो आपकी ब्लर है, दूसरा आपका नीचे से कट हो गया, ऊपर से कट हो गया, ये भी फोटो रिजेक्ट है। ये इन्होंने यहाँ पे कैप लगा रखी है, ये भी फोटो रिजेक्ट है। उसके पश्चात अगली फोटो पे हम चलते हैं। ये फोटो आपकी साफ स्कैन नहीं है, ये भी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। टू डार्क विद गूगल, यानी कि इन्होंने साफ साफ एग्जांपल दिए हुए हैं कि ये जितने भी टाइप के फोटो हैं रिजेक्ट हो जाएंगे। एक ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना भाई, फोटो जब आप स्कैन करते हो या अपलोड करते हो तो ध्यान रहता नहीं है आपका, फोटो आप उल्टा कर देते हो, वो फोरम में डायरेक्ट अपलोड करके और उसको सबमिट कर देते हो, ये फोटो आपकी 100% रिजेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो फोटो आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एक दूसरा ये भी कैंडिडेट्स हैं, व्हाट्सएप से सेल्फी ली, सेल्फी लगा के डायरेक्ट अपलोड कर दी, रिजेक्ट हो जाएगी 100% सेल्फी, यहाँ पे ध्यान रखना। एक ये फोटो स्कैन की, स्कैन करते टाइम प्रिंटर का पूरा पेज स्कैन कर लिया आपने, फोटो आपकी आई एक कोने में छोटी सी, डायरेक्ट वही उठा के आपने अपलोड कर दी, रिजेक्ट। दूसरा ये चश्मा वाला ध्यान रखना, ये रिजेक्ट होगी 100%। फोटो बिल्कुल क्लीन एंड साफ आपको अपलोड करनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। फोटो का स्पेशल इस फॉर्म में कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी फोटो ही है और कुछ अपलोड करने का नहीं है, ना इस फॉर्म में कुछ ज्यादा बताने की चीजें, मेनली फोटो है। फोटो का ध्यान रखना भाई, बार बार बता रहा हूँ, फोटो के जैसे अपना फॉर्म रिजेक्ट मत करवा लेना। नीचे चलते हैं, कोई और पॉइंट बचा होगा तो मैंने हाईलाइट कर रखा होगा, बाकी मेरे को लगता नहीं इसके अलावा भी कोई पॉइंट इसमें है। तो कुल मिला के आपकी नोटिफिकेशन की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं यहाँ से। अब मैं फटाफट आपको एक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ और उसको सबमिट करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करते इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है sscnic.in। ठीक है, ये इनका ऑफिशियल लिंक है। यहाँ पे जो साइट खुल गई अपने पास, इस साइट में सबसे पहले ये जो इनकी मेन ऑफिशियल होम साइट है, ठीक है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट आपको क्लिक करना है, या फिर गूगल पे आप SSC डालेंगे तो भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आपने क्लिक किया, इनका होम पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिस कैंडिडेट को नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, या फिर मेरे वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा आसान रहेगा पढ़ना, क्योंकि मैंने चीज़ें हाईलाइट कर रखी है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ये पासवर्ड डालना है, ये जो कैप्चा आया हुआ है ये यहाँ डालना है और लॉगिन कर देना है, सिंपल। ये तो हो गया उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास अपनी लॉगिन की डिटेल है, यानी कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, वो कैंडिडेट यहाँ पे अपनी डिटेल डाल के फिल कर सकते हैं। दूसरा, जिसको पासवर्ड फॉरगेट करना है यहाँ से फॉरगेट कर सकता है, जिसको नया रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब मैं पासवर्ड फॉरगेट का बता देता हूँ आपको, सिंपल फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, इसमें सिलेक्ट स्टेट दिया हुआ है। अब स्टेट में क्या लफड़ा आता है वो ध्यान से सुने। स्टेट में क्या हुआ कि आपने फॉर्म फिल किया लास्ट टाइम, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स दिमाग लगा के क्या करते हैं, जो आपका कोरस्पॉन्ड एड्रेस है ना उसमें एड्रेस को चेंज कर देते हैं, यानी कि हरियाणा का कैंडिडेट है, दिल्ली का एड्रेस दे दिया ताकि उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो दिल्ली में ही आए श्योर। ठीक है, क्यों, उनके मामा ने बोल दिया कि भाई दिल्ली डाल दिए रहे, मैं करवा दूं तेरा काम। उन कैंडिडेटा खातर स्पेशल कैसे काम तो आयो कोन्या, वो दिल्ली सेंटर आएगा लेकिन वो नौकरी तो लागे कोन्या, अगली बार जब पासवर्ड फॉरगेट करेगा ना वो का ध्यान कोन्या तन्ने एड्रेस दिल्ली डाल लो तो वो रात फॉरगेट ना है। तो ध्यान रखो, स्टेट जो है ना वो आपका जो आपने डाला था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिसका हरियाणा, मान लो कैंडिडेट हरियाणा का है लेकिन हरियाणा आप स्टेट डालने के पश्चात आपका रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो अपना स्टेट चेंज कर लें। ध्यान रखिए कि आपने कभी दिल्ली डाला हो या फिर बिहार डाला हो या फिर चंडीगढ़ डाला हो, वो कैंडिडेट यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद पासवर्ड फॉरगेट करेंगे। यहाँ पे अपने को मान लो हरियाणा अपनी स्टेट है, हरियाणा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कैंडिडेट को ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है, डायरेक्ट इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, दोनों चीजें डालने मैंडेटरी नहीं है, या तो आप ईमेल डालें या मोबाइल नंबर डालें, या दोनों भी डाल सकते हैं। जिसके पास एक चीज है वो एक डाल के काम चला सकता है, दोनों वो दोनों डाल दें। डायरेक्ट आपको यहाँ पे सबमिट करना है और कुछ नहीं करना। सबमिट करने के पश्चात आपके जो, मान लो आपने डाल दी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको पता नहीं है, लेकिन जो ओटीपी जाएगा वो ईमेल आईडी पे भी जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी जाएगा। यहाँ पे आपको एक ही ओटीपी डालना पड़ता है, या तो आप ईमेल आईडी का डालें या मोबाइल नंबर का डालें, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर याद है तो मोबाइल नंबर डालो, ईमेल आईडी याद है तो ईमेल आईडी डालो। ओटीपी कौन सा भी डाल सकते हो, मान लो यहाँ आपने ईमेल आईडी डाल दी, सबमिट कर दिया, ओटीपी आपके पास मोबाइल नंबर का है तो वहाँ पे मोबाइल नंबर का ओटीपी लगाओ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मान लो मैं एक कैंडिडेट का यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ आपको। मान लो ये मेरा ही मोबाइल नंबर है 9050413797। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करने के पश्चात ये इंटरफेस आपके सामने आ गया। ठीक है, इसमें ये आ गया मोबाइल का ओटीपी, ये आ गया ईमेल आईडी का ओटीपी, ये आपका कैप्चा यहाँ आपके डाल को सबमिट करना है। अब मैंने फॉरगेट किया था मोबाइल नंबर से, लेकिन मेरी ईमेल आईडी आ गई, ईमेल आईडी पे एसएससी का ओटीपी आ गया।
तो डायरेक्ट मेरे को ईमेल आईडी का ओटीपी डालना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। जरूरी नहीं है आप मोबाइल नंबर का ही ओटीपी डालो, इसमें से भी किसी एक का ओटीपी आप डाल सकते हैं। दोनों आ रहे हैं तो आपके पास जो भी ऑप्शन है वो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डालने की जरूरत नहीं है। कुछ कैंडिडेट क्या वेट करते हैं, मोबाइल का तो आ गया, मेल का नहीं आ रहा, आप मेल का कैसे डालें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और आया हुआ है, और का मतलब या तो या डाल लें या तो यहाँ डालें, यानी कि या तो आप मोबाइल का डालें या मेल आईडी का डालें, डाल के सबमिट कर दें। उसके पश्चात आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, अपना नया पासवर्ड यहाँ से जनरेट कर लें। ये तो बात हो गई उनकी जिनके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अवेलेबल है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है, उनका क्या ऑप्शन है? देखो सीधी सी बात है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपना फॉर्म फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर सकते। उनका ऑप्शन बच गया न्यू रजिस्ट्रेशन का। न्यू रजिस्ट्रेशन में भी आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो डिटेल्स है ना उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है। आप सेम डिटेल डालेंगे तो वो आपका बताएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। उसमें मैं आपको जब अभी एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा तो उसमें बता दूंगा क्या कुछ डिटेल आपको एडिट करनी है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मैं एक बार यहाँ से क्लोज करता हूँ, क्लोज करके यहाँ से बैक चले जाते हैं हम, जो आपका मेन पेज है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मैंने होम पेज खोल लिया है, यहाँ से हम रजिस्टर करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना, एसएससी की वेबसाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपने कोई एक फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद जैसे आप दूसरा फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी साइट यहाँ पे घूमती रहेगी, यानी कि खुलेगी नहीं आपकी साइट। उसका सीधा सा ऑप्शन ये है, आप अपने कंप्यूटर में Ctrl+Shift+N यानी कि ये ब्राउजर खोलें, Ctrl+Shift+N डालेंगे तो आपका ब्राउजर खुल जाएगा। इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा ब्लैक कलर का, उसमें आपकी साइट ओपन हो जाएगी। या दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर कर लें, जैसे हिस्ट्री क्लियर करेंगे आपकी साइट चल जाएगी। ठीक है, मेनली कारण आता है एसएससी में हिस्ट्री का। जिसको हिस्ट्री क्लियर करनी नहीं आती वो ये मान के चलो 2 से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकता साइट पे, क्योंकि साइट आगे चलेगी नहीं आपको। अब यहाँ पे हम आते हैं न्यू यूजर के ऊपर, यहाँ पे मैंने न्यू यूजर पे क्लिक कर दिया है। इसमें फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, 3 पॉइंट आपके रहने वाले हैं, बेसिक डिटेल, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। इसमें आपके पर्सनल डिटेल डलवाएगा, इसमें आपका एड्रेस और आपकी कास्ट डलवाएगा और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन में सबमिट हो जाएगा। 3 पॉइंट आपके यहाँ से हो गए। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडिडेट का आधार नंबर, डू यू हैव आधार नंबर, इसमें आपको यस करना है। यहाँ पे आपके आधार नंबर एंट्री करने हैं। ठीक है, जिसके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है यहाँ पे वो नो करेगा, नो करते ही आपका सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे यस किया, यस करते ही ये देखिए, यस करते ही आपका ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन आपका हाइड हो गया। ठीक है, और जिस कैंडिडेट ने यहाँ पे नो किया, नो करते ही नीचे वाला ऑप्शन आपका ओपन हो गया। इसमें जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास आगे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इससे भी आप अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन रहेगा आधार कार्ड, आप आधार कार्ड से अपना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, ये पॉइंट हो गया यहाँ से आपका आधार कार्ड का। उसके पश्चात नीचे चलते हैं, नेम, यहाँ पे कैंडिडेट को अपना नेम डालना है। ठीक है, यहाँ पे नेम डालें, वेरीफाई नेम में मतलब दोनों में सेम नेम डालना है। नेम आपका मैट्रिकुलेशन के अनुसार होना चाहिए। जो भी फॉर्म फिल करते हो डिटेल हमेशा ही मैट्रिक की लगती है, इस चीज का ध्यान रखना भाई। मैट्रिक के अलावा किसी प्रकार कोई डिटेल मत लगाना, मैट्रिक की डिटेल हो गई। यहाँ पे इन्होंने बोला है श्री, श्रीमती या फिर लेट वगैरह वगैरह नहीं डालना, यानी कि आपका मान लो फादर नेम है अनिल कुमार, तो आपको श्री अनिल कुमार नहीं डालना है भाई, ओनली अनिल कुमार डालना है यहाँ पे। यदि आपका सर्टिफिकेट में श्री अनिल कुमार है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे श्री अनिल कुमार डाल सकते हैं। ठीक है, ये नेम हो गया आपका। यहाँ पे नेम आपको दोबारा से डालना है। जिस कैंडिडेट ने अपना नेम चेंज करवाया हुआ है वो इस ऑप्शन को यस करके यहाँ पे डाल सकता है, यानी कि आपका पहले नेम और कुछ था, अभी आपने उसको चेंज करवा लिया। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपका फादर नेम रहेगा इस वाले कॉलम में। फादर नेम का सेम वही है, आपका मैट्रिक के अनुसार होना चाहिए, श्री वगैरह नहीं होना चाहिए। दोबारा फादर नेम डालना है, यहाँ पे मदर नेम डालना है। ठीक है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट ये होना चाहिए, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10/1/2002, तो आपका यही फॉर्मेट होना चाहिए, ये सिंबल होना चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं डाल सकते आप इसको। ठीक है, ये मान्य नहीं है, ये फॉर्म आपका यहाँ से एक्सेप्ट होगा नहीं, एरर शो करेगा कि आपकी डेट नहीं डली हुई है, ध्यान से। ठीक है, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे यहाँ पे कैलेंडर भी शो करता है, यहाँ से भी आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर वगैरह जिसका ज़्यादा पुराना है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 10-10 साल का गैप आ जाएगा। ठीक है, यानी सीधा सा मतलब ये है कि कैलेंडर से भी आप डेट उठा सकते हैं, मैनुअली टाइप करें तो इस फॉर्मेट में करें, ये मान्य रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका डेट का क्लियर हो गया, डेट ऑफ बर्थ का। उसके पश्चात पॉइंट नंबर जो 6 आया, पॉइंट नंबर 6 से आपकी मैट्रिक की डिटेल शुरू हो गई, यानी कि यहाँ पे जो बोर्ड देंगे वो भी मैट्रिक का देंगे, यहाँ पे जो रोल नंबर देंगे वो भी मैट्रिक का देंगे, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग देंगे वो भी मैट्रिक का देंगे। ठीक है, तो मैट्रिक की डिटेल आपके पास यहाँ से शुरू हो गई है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी बोर्ड आपका आया हुआ है, मान लो सीबीएसई है तो सीबीएसई यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। हरियाणा बोर्ड है तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, यहाँ रोल नंबर डालेंगे और यहाँ इसकी पासिंग ईयर डालेंगे। ठीक है,
आगे चलते हैं। पासिंग ईयर हो गया आपका। पासिंग ईयर होने के पश्चात यहाँ पे कैंडिडेट का जेंडर मेल है तो वो मेल डाल लेगा, फीमेल है तो फीमेल डाल लेगा। मेल और मेल दोनों में मेल करना है। जिस कैंडिडेट का ये फॉर्म गलत हो गया, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पहले एसएससी का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उन्होंने फीमेल है मेल कर दिया, वो अपना मॉडिफाई प्रोफाइल में जाकर के कर सकता है उसको अपडेट, वो भी मैं आगे फॉर्म फिल करते टाइम आपको बताऊंगा। यहाँ पे दोनों पॉइंट हो गए। लेवल ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब क्या है, इसमें क्लिक करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ, मैट्रिक, हायर, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। इसमें जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो डालनी है कैंडिडेट को। मान लो फॉर्म आपका 12th बेस पे है, अगर आपने ग्रेजुएशन रखी है तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम यहाँ ग्रेजुएशन डालें, ना कि +2 डालनी है आपको, ठीक है। ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का ध्यान से रखें, आपका परमानेंट ये नंबर रजिस्टर हो जाएगा, इसी पे फॉरगेट पासवर्ड जाएंगे, यही मेल आपकी रजिस्टर हो जाएगी। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं कि उन्होंने मेल आईडी जो है ना, मेल आईडी, मान लो मेरी मेल आईडी थी सनराइज अटेली, ठीक है, मैंने सनराइज अटेली तो डाल दी ध्यान से, बाद में जो @ और gmail.com आया उसमें जीमेल का आई खा गया मैं। अब आपने जो मेल आप मैच करोगे ना बार बार, वो आप यहाँ तक ही मैच करते हो सनराइज अटेली, gmail.com कोई मैच करता ही नहीं। गलती आपने gmail.com का डॉट ही नहीं लगाया, यहाँ से आपकी मेल रजिस्टर हो जाएगी लेकिन लास्ट में ओटीपी नहीं आएगा उसके ऊपर। अब आप फॉरगेट करोगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे जो आप मेल आईडी डाले कंप्लीट मेल आईडी को मैच करना है भाई, gmail.com भी मैच करना है। बहुत ज्यादा गलती gmail.com में मिलती है इस फॉर्म में, तो ध्यान रखें, मेल आईडी मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको यहाँ से डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, यहाँ पे आपको अपनी स्टेट चूज करनी है, जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेट से है उसके यहाँ पे स्टेट चूज करनी है और आपको सेव कर देना है। सिंपल मैं कैंडिडेट की फटाफट डिटेल डाल के दिखा देता हूँ, जो आपका सेकंड पॉइंट है उसमें क्या कुछ डिटेल मांगेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए कैंडिडेट्स की मैंने मेल आईडी मोबाइल नंबर सब डिटेल डाल दिया। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट इसको सेव करना है। कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल थी इसलिए मैंने हाइड कर दिया इसको। यहाँ पे जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सेव पे क्लिक करके यहाँ पे कैंडिडेट्स की डिटेल को मैंने सेव किया, तो यहाँ वापस से वेरीफाई कराएगा आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, यानी कि आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोबारा से मैच कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट का ये वाला ऑप्शन आ गया, यानी कि उसका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, ठीक है, उसको अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जिसका ये वाला ऑप्शन नहीं आया उसका मतलब उसका रजिस्ट्रेशन अभी होगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम आपका रजिस्ट्रेशन है। जिसके नहीं आए उसका पहले से ऑलरेडी हो रखा है, उसको डिटेल में बदलाव करना है। अब बदलाव क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार इसको कैंसिल करके बदलाव आपको मैं बता देता हूँ क्या कुछ करना है। यहाँ पे देखिए, अब उसको बदलाव क्या करना है, जो आपका 10th का रोल नंबर है ना, जो भी आपका रोल नंबर उसके आगे 0 लगा दो, काम चल जाएगा आपका। पासिंग ईयर वही रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। सबसे मेन जो रजिस्ट्रेशन हो ना वो 10th के रोल नंबर के ऊपर होता है, ठीक है। 10th के कैंडिडेट के आगे 0 लगा दो, एसएससी कोई डाउट नहीं करती है। ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 0 लगा के अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा था और वो फाइनल तक पहुंचे और उनको जॉब भी मिली है, यानी कि उन्होंने ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं उठाया कि आपका 10th के आगे 0 का रोल नंबर लगा हुआ है, क्योंकि इतना वो मान लेते हैं कि कैंडिडेट की डिटेल फॉरगेट नहीं होती। किसी किसी कैंडिडेट की दिक्कत क्या आएगी, 0 लगाने के बाद भी वो आपका ऑलरेडी शो करेगा। उस केस में आपको जो आधार कार्ड है ना, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका आधार कार्ड का, उसमें आपको नो करना है और आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो पैन कार्ड की डिटेल से करना है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनका अपना ये जुगाड़ करना है भाई फॉर्म में, तो ही उनका फॉर्म फिल होगा, नहीं तो वो फॉर्म कभी फिल नहीं होगा। क्योंकि एसएससी का हमेशा एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, साल में कम से 2-3 फार्म एसएससी के निकलते हैं, हर बार आपका फॉर्म छूट जाएगा। तो ये जुगाड़ अपना फटाफट कर लें, 0 लगा दें आगे। जिनका 0 से बात नहीं बन रही है वो अपने आधार कार्ड की डिटेल को हटा दें और पैन कार्ड की डिटेल लगा दें, ये सब डिटेल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब इस कैंडिडेट का मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे थोड़ा सा साइट का इश्यू है, उस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप सबमिट करेंगे ना, सबमिट करते ही यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके 14 दिन तक रहेंगे, यानी कि 14 दिन तक आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी जनरेट हुए हैं और उसका जो पासवर्ड आपकी मेल और ओटीपी पे आया है वो आपको यहाँ से लॉगिन करना है, लॉगिन करके उसको वेरीफाई करना है। यदि आप 14 दिन तक उसको वेरीफाई नहीं करते तो ये सारा मामला रिजेक्ट हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा। अभी ना थोड़ा साइट में इशू है, साइट में इशू की वजह से यहाँ पे ये जो एरर है ये आया हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे जनरेट नहीं हुए हैं। तो मैं एक बार आपको फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे सेकंड स्टेप मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर का आएगा, उसके पश्चात क्या डिटेल आएगी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा,
जब भी आप सेकंड स्टेप को लॉगिन करेंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और पासवर्ड हो गए। उसके पश्चात जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास सबसे पहला स्टेप आएगा, वो आएगा कैटेगरी का। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, ये 4 कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस करें, जनरल वाले जनरल, ओबीसी वाले ओबीसी, एसटी वाले एसटी, जो भी है यहाँ पे अपने कैटेगरी जिसकी जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा, मोल ऑन फेस वगैरह वगैरह जो भी आप डालो वो डाल सकते हो। ये एसएससी कोई ज़्यादा अच्छे से चेक नहीं करती। डिफेंस के जो फार्म भरे जाते हैं ना, नेवी आर्मी, उसमें मेनली चेक होता है, बाकी फिर भी अपना सही डालें। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसकी डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी यस करें और टाइप सेलेक्ट करें। जो नो करेंगे यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन इनका हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। नीचे चलते हैं। अब इसके पश्चात आपसे मांगेगा एड्रेस। एड्रेस में आपको पहले वाले कॉलम पे आपका गांव का नाम सेलेक्ट करना है और आपको पोस्ट ऑफिस देनी है। उस दूसरी कंडीशन में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तीसरे में आपका डिस्ट्रिक्ट, चौथे में आपका पैन कार्ड पिन कोड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट एड्रेस के दिए हुए हैं, सारे आपको सेलेक्ट करने हैं। जिसका सेम एड्रेस है वो सेम कर दे, जिसका नहीं है वो नो करें और अपना नीचे वाला एड्रेस डाल लें। ठीक है, इसमें नीचे वाले ऑप्शन में क्या फायदा होता है, यदि आपको चंडीगढ़ के नियर बाई सेंटर चाहिए और आपने एड्रेस जो नो किया, नो करके आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपने चंडीगढ़ का दिखा दिया, तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है ना, वो लगभग ये मानो 90% श्योरिटी हो जाती है आपका चंडीगढ़ एग्जामिनेशन सेंटर आएगा। ठीक है, जिसको भाई देहरादून में चाहिए वो देहरादून डाल सकता है, जो भी है, जो प्रेजेंट एड्रेस है वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो आपका एड्रेस है ना, वो आपका एडमिट कार्ड पे जो एड्रेस प्रिंट होगा वो आपका प्रेजेंट एड्रेस ही प्रिंट होके आएगा। फिर ये भी ध्यान रखना, कल को आप एडमिट कार्ड निकालो ये सोचो एड्रेस आपका परमानेंट आएगा, नहीं भैया, एड्रेस आपका प्रेजेंट ही आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे आपके पश्चात अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में केवल 3 ही पॉइंट है, प्रीवियस यानी पिछले पे जाना है, टेक ए ड्राफ्ट प्रिंट और फाइनल सबमिट और क्लोज। आपको डायरेक्ट इसको फाइनल सबमिट कर देना है। यदि आपको लगती है पहले पॉइंट पे कोई गलती है तो आप प्रीवियस में जाके उस गलती का सुधार कर सकते हैं। ऐसे जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आपके पास मेन एसएससी का जो इंटरफेस है वो लॉगिन हो जाएगा और वहां से आपके पास फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो हम चर्चा करते हैं वो करते हैं फोटो के बारे में, यानी कि किसी भी फोटो को आप एसएससी के फॉर्म के लायक कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूँ। मेरे पास एक ये फोटो है, नॉर्मल फ़ोन से खींची हुई फोटो है, जो आप नॉर्मल कैंडिडेट अपने स्वयं की फ़ोटो खींच सकता है। ये एक फ़ोटो है। अब इस फोटो पे हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और इस पे डेट ऑफ फोटो लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको टाइप करना है रिमूव बीजी। ठीक है, आपको इंटर करना है। इंटर करने के पश्चात यहाँ पे हमारे पास होम पेज खुल के आ जाएगा, यानी कि ये इस साइट का ऑफिशियल लिंक है। रिमूव बीजी आपको गूगल पे सर्च करना है। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन आया हुआ है, ये आया हुआ है चेंज इमेज बैकग्राउंड। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो इमेज है उसका बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका क्लिक कर देता हूँ चेंज इमेज बैकग्राउंड पे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये होम पेज खुल के इसका आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपलोड इमेज, फोरग्राउंड। ठीक है, फोरग्राउंड का मतलब जो इमेज आपको ऊपर रखनी है, ठीक है, वो वाली। बैकग्राउंड इमेज यानी कि आपको इमेज का बैकग्राउंड कैसा बनाना है। तो इसमें जैसा आप चाहें वैसा बैकग्राउंड इमेज का बना सकते हैं। यहाँ से जो इमेज है बैकग्राउंड, यहाँ से हमें इस बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर पे आपको क्लिक करना है और ये बहुत सारे कलर आपके पास सामने दिखाए हुए हैं। ठीक है, मान लो आपको यहाँ से ब्लू कलर लेना है, तो ब्लू कलर के लिए आपको ये जो आपका बॉक्स में दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात यहाँ से आपके पास बहुत सारे कलर आ जाएंगे। ये आपका जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, जो भी ब्लू है, ये सब कलर यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ से आप मान लो ब्लू पे टिक करते हैं, तो यहाँ से मैं एक बार ब्लू पे टिक कर देता हूँ, तो ये ब्लू हो गया। यहाँ से ब्लू को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो अभी जो मैंने बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट किया है वो आपका ब्लू हो गया है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये वाला कलर। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है। जिस इमेज का अपने को बैकग्राउंड चेंज करना था वो इमेज यहाँ पे अपने को अपलोड वाले ऑप्शन से अपलोड करनी है। तो सिंपल मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ मेरे पास फोल्डर खुल के सामने आ जाएंगे और अपने को फोल्डर में से वो इमेज उठा लेनी है। यहाँ से मैंने इमेज को ओपन कर लिया है। ठीक है, जैसे इमेज को हम ओपन करेंगे तो ये इमेज हमारे इस सर्वर पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है,
जैसे इमेज अपलोड होगी अपने आप उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ध्यान से, ये जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है और ये कैंडिडेट का ओनली फेस यहाँ पे आ गया है और कैंडिडेट की फोटो आ गई है। मैं थोड़ा सा पेज को जूम हटा देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की जो इमेज थी वो तैयार हो गई है, बैकग्राउंड आपका ब्लू हो गया है और फोटो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है। अब अगला काम है यहाँ पे डेट ऑफ फोटो लगाना, कि हम इस फोटो में डेट ऑफ फोटो कैसे लगाएंगे, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। इसमें अपने को सिंपल कुछ नहीं करना, ये करने के पश्चात यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपल आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका इमेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब जो आपका इमेज डाउनलोड हुआ है उसको आप पेंट के साथ ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे पास इमेज आ गया है, राइट क्लिक करना है, ओपन विद पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन विद पेंट। ठीक है, पेंट के साथ हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका इमेज हो गया है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको ए सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो ए का ऑप्शन आया हुआ है ये आपको सिलेक्ट करना है और इस ए से यहाँ एक बॉक्स बना देना है। इस वाले एरिया पे आपको एक बॉक्स बना देना है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ए सिलेक्ट किया, ए सिलेक्ट करके यहाँ मैंने एक बॉक्स बना दिया है। सॉरी, ए सिलेक्ट नहीं हो पाया, यहाँ पे ए सिलेक्ट हो गया, ये मैंने बॉक्स बना दिया। ठीक है, जैसे बॉक्स बना देंगे, अब ये हमारा जो बॉक्स है ये ट्रांसपेरेंट है। जिसको हम यहाँ से जो ओपक्यू वाला ऑप्शन आया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। आपका ट्रांसपेरेंट है क्योंकि हमें यहाँ पे ब्लैक कलर की स्लेट चाहिए पहले और व्हाइट से हम लिखेंगे इस पे। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे मैं ओपक्यू पे दबा देता हूँ, ये जो आपका ऑप्शन है ये दबाते ही आपका स्लेट यहाँ पे व्हाइट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप व्हाइट स्लेट रखें, डायरेक्ट जब इसमें टाइप करेंगे कुछ मान लो आपको टाइप करना है तो आपका ब्लैक अक्षर में टाइप हो जाएगा, जो आपके अल्फाबेट आएंगे ब्लैक कलर के आएंगे। या तो आप इससे टाइप कर सकते हैं, सिंपल ये रहेगा आपके लिए। मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सुनील कुमार एंटर D.O.P डॉट डैश, जो आपकी डेट ऑफ फोटो है मान लो यहाँ पे डेट ऑफ फोटो में रखता हूँ 10 मई। ठीक है, 10 मई। इसमें आप फॉर्मेट कौन सा भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का फॉर्मेट लें। 10 मई 2023 में। ठीक है, इनको आप सिलेक्ट करके इनकी साइज बढ़ा दीजिए, ये साइज हो गया। ठीक है, और चाहो तो इनको आप बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड में ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। ठीक है, यहाँ पे बोल्ड हो गए हैं, मैं पर इनको बीच में सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ से आपका फोटो बना है ये आपका एक परफेक्ट फोटो तैयार हो गया है एसएससी के लिए। इसमें आपका बैकग्राउंड भी सही हो गया, फेस भी आपका क्लियर दिख रहा है, कोई यहाँ पे चश्मे भी नहीं लगे हुए हैं, ना सर पे कोई कैप है और ना आपकी फोटो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेट ऑफ फोटो को मेंशन कर दिया है, कैंडिडेट का नेम मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये आपका एसएससी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे और ये आपका फोटो तैयार हो गया है। ठीक है, मैं इस फोटो को सेव कर देता हूँ। एक हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि जो आप फोन से फोटो लेते हैं उसका साइज ज़्यादा हो जाता है, तो फोटो का साइज कैसे सेट करेंगे। इसमें जो एसएससी का फॉर्म है इसमें फोटो का साइज मांग रखा है 20 से 50 और जो आपका सिग्नेचर है उसका साइज मांग रखा है आपका 10 से 20। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल गूगल पे टाइप करना है IPICCY और ये वाला लिंक आपको ओपन कर देना है। ये बड़ा ही सिंपल लिंक है, इसमें आप जितना मर्जी चाहो उतना साइज बना सकते हो, एग्जैक्ट साइज यहाँ से आपका बन जाएगा। सिंपल आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसमें आपको जो एडिट फोटो का ऑप्शन आया हुआ है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो वेबसाइट है वो आगे खुल जाएगा। ठीक है, जैसे वेबसाइट खुलता है उसमें आपके सामने चूज फोटो करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप किस फोटो को एडिट करना चाह रहे हैं। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है ओपन, यहाँ से ओपन से आप फोटो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से मैं फोटो को सिलेक्ट करूंगा, ओपन करते ही आपका जो लैपटॉप है वो खुल जाएगा, या जो भी आपने सिस्टम यूज कर रहे हो वहां से आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया और ओपन कर देता हूँ। ओपन करते ही हमारा फोटो हमारे पास आ गया है। यदि आप इसमें थोड़ा बहुत क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप का ये ऑप्शन है, यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। जो रोटेट करना चाहें वो रोटेट कर सकता है। क्वालिटी बनाना चाहें ऑटो फिक्स में कुछ हद तक क्वालिटी ठीक हो सकती है, ज़्यादा ठीक तो नहीं होगी। तो यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको क्रॉप में इसको सही से अच्छे से सेट कर लेना है।
एक साइड जो ज़्यादा आ रही थी उसको हम क्रॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेते हैं और यहाँ पे हम जो अप्लाई वाला ऑप्शन है, ये वाला अप्लाई, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करते ही हमारा फोटो क्रॉप हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी मैं सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे साइज शो करेगा। ठीक है, साइज मान लो मेरे केस में 41 आ रहा है, आपका जो एसएससी का फॉर्म है उसमें साइज आपका 20 से 50 केबी का होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फोटो का साइज रहेगा। साइन आपके दिए हुए हैं उनका साइज आपका 10 से 20 केबी का रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ से यदि आपके केस में साइज ज्यादा आ रहा है तो आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो आपकी पट्टी है इसको आप आगे पीछे करेंगे तो साइज जो आपका जो साइज है यहाँ पे शो करेगा, ये चेंज होता रहेगा। यदि आपको इस साइड में करेंगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा, इस साइड में करेंगे तो इसका साइज घट जाएगा। तो ये साइज बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। जिस कैंडिडेट का यहाँ से मान लो आपने लास्ट मैक्सिमम 0 कर दिया, फिर भी आपका साइज 50 केबी से ज्यादा जा रहा है, तो ये जो रिसाइज का ऑप्शन यहाँ पे है, इस रिसाइज में जाकर के यहाँ से आप साइज घटा लें, फिर यहाँ आपका कम शो करेगा। जिसका ज्यादा करना है वो यहाँ से रिसाइज में ज्यादा कर सकता है। ठीक है, सिंपल यही ऑप्शन है। यहाँ से मैं इसका साइज लगभग 40 केबी कर देता हूँ, मान लो 20 अबो करना अपने को, 34 केबी हो गया, सेव टू कंप्यूटर, डायरेक्ट आपका फोटो डाउनलोड हो गया, क्लोज फोटो। तो यहाँ से आपका फोटो साइन क्लियर हो गया। अब मैं आपको फॉर्म फिल करना बता देता हूँ, फटाफट फॉर्म फिल कैसे करना आपको। यहाँ पे मैंने एक कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डाल लिए हैं और जो कैप्चा आया हुआ था ये यहाँ पे डाल लिया है मैंने। ठीक है, अब इसके पश्चात हमें सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं हमारे पास एसएससी की साइट का जो फॉर्म है वो लॉगिन हो जाएगा। जो इंटरफेस आता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट्स की डिटेल हमारे पास लॉगिन हो गई है। यहाँ पे कैंडिडेट का प्रोफाइल नेम शो करेगा। इस कैंडिडेट का नेम मान लो अखिलेश है। ये जो आपका फॉर्म है ये सीएचएसएल का फॉर्म है। इसमें आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एंड डेट, सभी डेट है वो दी हुई है यहाँ पे। ये आपका अप्लाई करने का लिंक है, ये प्रिंट का है, डाउनलोड ऑफलाइन चलान, यहाँ से पेमेंट, यहाँ से पेमेंट स्टेटस, यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। इन सब पॉइंट्स का क्या कुछ रोल है इसमें। जिसको अप्लाई करना है यहाँ से अप्लाई करेगा सिंपल, जिसका फॉर्म कंप्लीट हो गया यहाँ से प्रिंट करेगा। अप्लाई करने के पश्चात आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका अप्लाई का हो गया। उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई हो जाता है यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे। उसमें यदि आपके सभी स्टेप सबमिट शो करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका पेमेंट का स्टेप इनकम्प्लीट शो करता है, मान लो यहाँ से आपका पेमेंट का स्टेप है वो इनकम्प्लीट शो कर रहा है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है और आपको अपनी पेमेंट का डबल वेरिफिकेशन कर देना है। जैसे आप पेमेंट का डबल वेरिफिकेशन करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुली यहाँ पे शो करेगा। अब इस कैंडिडेट का मैं फॉर्म आपको फिल करके दिखा देता हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ और अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से कैंडिडेट को फॉर्म को मैंने लॉगिन कर लिया है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कैंडिडेट का नेम शो कर रहा है, नेम एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम है, यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है। ये जो भी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन आपके हाइड रहेंगे, यानी कि इनको आप चेंज नहीं कर सकते। यदि आप इनको चेंज करना चाह रहे हो उसमें कोई गलती है तो ये जो मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आया हुआ है ना, यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप कैंडिडेट का पर्सनल नेम, कैंडिडेट का फादर नेम, जो मान लो कोई कैंडिडेट है वो अभी जो है वो ईडब्ल्यूएस कास्ट से है, लेकिन उसका पहले जो फॉर्म भरा था वो उन्होंने जर्नल कास्ट का भरा था, तो इस मॉडिफाई प्रोफाइल में जाकर के वो जर्नल कर सकता है, जर्नल वाला ईडब्ल्यूएस कर सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार का आपको जो करेक्शन करना है वो आपका कंप्लीट मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन में ही होगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट की जो बेसिक डिटेल है वो शो कर रहा है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सभी कैंडिडेट्स की बेसिक डिटेल जो है। यहाँ पे हम आगे स्क्रॉल करते हैं, ये जो भी आप ब्लर देख रहे हो इसमें ब्लर में जो भी डिटेल आई हुई है वो कैंडिडेट की सभी पर्सनल डिटेल हैं जिनको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो कैंडिडेट का एज था उसके पश्चात यहाँ पे कैंडिडेट का जेंडर शो कर रहा है मेल। यहाँ पे कैंडिडेट की जो कैटेगरी है वो शो कर रही है। यहाँ पे कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी कैंडिडेट की डिटेल है वो यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, मोल ऑन फेस, उनका 10th का बोर्ड, आपका 10th का रोल नंबर, 10th का पासिंग ईयर। ठीक है, ये यहाँ पे आप मैच कर लेना सारी। उसके पश्चात मेन जो पॉइंट आता है वो आता है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर का। ठीक है,
पॉइंट नंबर आपका जो 15 है वो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से चूज करवाएगा। यहाँ आपको पहला सेंटर, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, तीनों सेंटर आपको एक ही जोन के देने हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मान लो जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट खुल के आ जाएगी, CR, ER, NR जो भी सेंटर है। दिल्ली का NR में पड़ता है। मान लो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक NR का मैंने सेंटर दे दिया यहाँ से दिल्ली। तो यहाँ पे जब आप नेक्स्ट स्टेप खोलोगे तो उसमें NR के ही सेंटर चूज करवाएगा आपसे। दूसरा मान लो आपने दे दिया जयपुर, तो तीसरा आपको देना पड़ेगा इन्हीं में से कोई एक सेंटर, मान लो अजमेर। ठीक है, यहाँ पे मैंने तीनों सेंटर यहाँ से दे दिए हैं कैंडिडेट के। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहाँ से सेंटर देने हैं। ठीक, सभी कैंडिडेट्स यहाँ से अपने सेंटर चूज करेंगे। जैसे ही सेंटर चूज करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जस्ट इससे आगे 16 नंबर पे जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है उसके लिए आपको मीडियम चूज करना है और मीडियम को वापस से वेरीफाई कराएगा कि इसमें आप मीडियम मान लो जो इंग्लिश करना चाहे इंग्लिश, हिंदी करना चाहे हिंदी कर सकता है यहाँ से। मान लो मेरे केस में मैंने इंग्लिश कर लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो ऑप्शन आया हुआ है मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो आप किस मीडियम से देंगे। ठीक है, तो इसमें मान लो मैंने इंग्लिश करना है तो मैं इंग्लिश करूंगा, जिसको हिंदी करना है वो हिंदी करेगा। ठीक है, यहाँ से आपको वेरीफाई करा देना है। तो आपके दोनों पॉइंट यहाँ से हो गए। अब उसके पश्चात आपसे पूछेगा +2 साइंस जो है आपका स्टैंडर्ड, +2 स्टैंडर्ड वो किस स्ट्रीम से है, यानी साइंस है, वेदर +2 स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। यदि आप नॉन मेडिकल के कैंडिडेट हैं तो इसको यस करेंगे, बाकी सभी कैंडिडेट्स इसमें नो ऑप्शन करेंगे। ठीक है, आप सभी को नो करना है, बाकी जो नॉन मेडिकल है वो इसमें यस कर सकता है। ठीक है, यहाँ से मेरे केस में मैं मान लो यस कर देता हूँ, मैंने इसको यस कर दिया है। ठीक है, यस करने के पश्चात हम आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है यस करें, बाकी के कैंडिडेट इसको नो करें। नो करने के पश्चात नीचे के सभी स्टेप हाइड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से डिसेबिलिटी वगैरह का ऑप्शन है, इसको भी आप नो कर दें। डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, यानी कि डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए है, आपको सिंपल नो करना है। जिसको राइटर चाहिए वो इसको यस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि जिस कैंडिडेट को एज में छूट चाहिए, पॉइंट नंबर 21 वहां पे वो यस कर सकता है। ओबीसी कैंडिडेट को छूट मिलेगी 3 साल की, ऐसी कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी 5 साल की। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स अपना ध्यान रखें। यहाँ पे मेरे केस में मेरे को नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, जिसको चाहिए वो यहाँ पे यस करेगा। यस करेगा तो उससे उसकी कैटेगरी पूछी जाएगी कि आप कैटेगरी मान लो ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट हो जाएगा, आपको ओबीसी का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, मेरे केस में वापस से मैं नो कर देता हूँ। अब आपसे पूरा पूछ रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मान लो BSc है तो मैं BSc कर देता हूँ। ठीक है, डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से जो डिटेल आपकी, या तो आप +2 स्टैंडर्ड है तो +2 करेंगे, आपका इक्विवेलेंट +2 है तो इसमें इक्विवेलेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, +2 स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट टू +2 स्टैंडर्ड। ITI वाले इक्विवेलेंट वाला करेंगे, जिसने +2 कर रखी है वो +2 करेगा। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटस, यानी कि जो कैंडिडेट अभी पास है वो पास करेंगे, जो अपीयरिंग है वो अपना अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपीयरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पासिंग ईयर, मान लो जो भी कैंडिडेट की पासिंग है वो पासिंग ईयर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मान लो 2011 है, 2011 कर दिया। बोर्ड है यहाँ से हरियाणा का है तो हरियाणा बोर्ड। ठीक है, यहाँ से हरियाणा ओपन आ गया, यहाँ से हरियाणा बोर्ड। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन और होता है स्टेट आपका। मान लो आपने दिल्ली किया है, CBSE बोर्ड किया है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे दिल्ली भी सिलेक्ट करते हैं। यदि आप दिल्ली करोगे तो इस वाले ऑप्शन में आपके पास CBSE बोर्ड आ जाएगा। यदि आप यहाँ से हरियाणा करते हो तो हरियाणा के बोर्ड शो करेगा। मेनली इन्होंने पूछा हुआ है कि जो आपने क्वालिफिकेशन करी है वो बोर्ड कहाँ का है, किस स्टेट का है। ठीक है, इसमें यदि आप दिल्ली कर रहे हो, दिल्ली करके CBSE कर रहे हो तो भी गलत नहीं है। आप हरियाणा करके यदि अदर का ऑप्शन चूज करते हैं तो भी गलत नहीं है। दोनों कंडीशन में सही रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके पश्चात आपको यहाँ रोल नंबर डालना है, आपको परसेंटेज डालना है। जिसका CGPA दिया हो वो CGPA डालेंगे, परसेंटेज नहीं डालेंगे यहाँ से। ठीक है, जो CBSE के कैंडिडेट है उनका मार्क्स नहीं होते वो यहाँ से CGPA डाल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आया हुआ है, डू यू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर जॉब। ठीक है, इसमें आप यस भी करें नो भी करें, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो जॉब के रिगार्डिंग शेयर कर रहे हैं। यदि आप यस करते हैं तो आपका डाटा प्राइवेट कंपनियों से शेयर हो जाता है बहुत सारे केसेस में। यदि आप उसको यस करें नो करें, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है,
यस नो आप कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे कैंडिडेट का एड्रेस पहले से दिया हुआ है, ये आपका फॉर्म में जो प्रोफाइल बनी थी, आपका गांव, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपकी मेल आईडी, यहाँ पे एड्रेस को आप मैच कर लें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वही आपका ऑप्शन है मॉडिफाई प्रोफाइल। मॉडिफाई प्रोफाइल में जाकर के आप अपने इसका सुधार कर सकते हैं। अब उसके पश्चात यहाँ पे फोटो आई हुई है, फोटो मैंने आपको पहले बता दिया था, फोटो आप बना लेंगे वहां से। फोटो जो आपका 9 फरवरी से बाद का होना चाहिए, यानी कि 9 फरवरी से पहले का फोटो है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोटो का जो साइज है यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है 20 से 50 के बी, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। सिग्नेचर है वो आपका 10 से 20 के बी का होना चाहिए। यहाँ से आप फोटो अपलोड करें, यहाँ से आप साइन अपलोड करें। जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते आपके पास फोटो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से सिग्नेचर का आ जाएगा। इसमें स्पेशल ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 28 पे आप देख सकते हैं कि आपका फोटो 9 फरवरी से बाद का है। ठीक है, इसमें आपको सिंपल यस करना है, फोटो पे स्लेट जरूर लगानी है, तभी उनको मालूम पड़ेगा कि आपका फोटो 9 फरवरी से बाद का है। ठीक है, फोटो पे स्लेट लगानी मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया है। उसके पश्चात हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको कैप्चा डालना है और सिंपल आपको नीचे वाले स्टेप पे जाकर यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करते ही सारा भरा हुआ फॉर्म हमारे पास शो करेगा। इस कैंडिडेट का मैं फटाफट फॉर्म फिल कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कैंडिडेट का फॉर्म को फिल कर लिया है। सिंपल अपने को स्क्रॉल करना है और सभी डिटेल्स को मैच करना है। जैसे हम सभी कैंडिडेट्स की सभी डिटेल्स को मैच करेंगे, सबसे लास्ट में नीचे हमारे पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। इसमें 2 ऑप्शन हमारे पास आए हुए हैं, एडिट और मॉडिफाई, दूसरा सबमिट। यदि किसी कैंडिडेट को फॉर्म में कोई मिस्टेक लगती है वो एडिट कर सकता है, जिसको सही लग रहा है फॉर्म अपना फॉर्म को सबमिट कर सकता है। यहाँ से हम सिंपल फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के पश्चात हमसे पहले जो ऑप्शन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आपने सभी डिटेल्स को मैच कर लिया है। जैसे आप ओके करेंगे, ओके के पश्चात आपके पास फाइनल सबमिट हो जाएगा, एडिट का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। यदि यहाँ से भी आप फॉर्म एडिट करना चाहो तो कैंसिल पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 कंडीशन आ गई हैं। पहला ऑप्शन आया हुआ है प्रिंट का, दूसरा यस और तीसरा नो। प्रिंट का मतलब जो कैंडिडेट SC ST और वोमेन है, यहाँ पे SC ST और वोमेन, उनको सिंपल यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा प्रिंट का, यस नो नहीं आएगा। यस और नो जो ऑप्शन है वो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी यहाँ से फीस कटनी है। ठीक है, तो उनको सिंपल यहाँ से प्रिंट कर देना है और उनका फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो गया है। जो कैंडिडेट बच गए हैं उनको यहाँ से यस करना है कि हाँ हम अपनी फीस यहाँ से कट करना चाह रहे हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट, हम पेमेंट के लिए प्रोसीड करना चाह रहे हैं। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट स्क्रीन आ जाएगी। पेमेंट स्क्रीन में सबसे पहला ऑप्शन ऑनलाइन का, दूसरा ऑप्शन ऑफलाइन का है और आपको सबमिट करना है। आपको ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो कैंडिडेट ऑफलाइन वाला करना चाहिए ऑफलाइन वाला कर सकता है। ऐसा आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे SBI के सर्वर के ऊपर लेके जाएगा और वहां से आपके पास ऑप्शन आएगा। जिस कैंडिडेट के पास SBI का डेबिट कार्ड है उसको SBI से डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है। जिसके पास SBI के अलावा किसी और बैंक का डेबिट कार्ड है वो यहाँ से अदर बैंक डेबिट कार्ड कर सकता है। जो UPI से करना चाहे, मान लो फोन पे गूगल पे से करना चाहे, वो UPI का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे दोनों नेट बैंकिंग के हैं और ये क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। तो सबसे इजी रहेगा वो रहेगा UPI का, सभी को आपको समझ आ जाएगा। हम UPI के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। UPI के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमसे 2 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, UPI और QR कोड। यदि आपको UPI मालूम है तो यहाँ से आप UPI एंटर करेंगे। यदि आप अपने फोन लैपटॉप में फॉर्म भर रहे हैं और आपके पास फोन है तो यहाँ से आप सिंपल QR कोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप QR कोड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने QR कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल QR कोड को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस होते ही रिडायरेक्ट आपको ये जो साइट है, यहाँ पे जो टाइमिंग है ये टाइमिंग हट जाएगा और आपका यहाँ पे स्टेटस सबमिटेड लिखा हुआ आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए हमारे पास पेमेंट सक्सेस हो गया है। जैसे पेमेंट सक्सेस हो गया उधर SBI के सर्वर पे आपको सक्सेस शो कर दिया है। अभी आपको डायरेक्ट SSC की वेबसाइट पे लेके जा रहा है। ये आपका SSC का, ये आपका SBI का सर्वर था। कई बार क्या होता है कि सर्वर पे आपका पेमेंट जो है वो तो सक्सेस शो कर देता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपका स्टेटस है वो इनकम्प्लीट ही रहता है। कहाँ पे? SSC की वेबसाइट पे। तो एक बार ये ओपन हो जाता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा उधर आपको इसको कैसे वेरीफाई करना है। यहाँ से देखिए हमने कैंडिडेट की जो फीस थी वो वहाँ से डेबिट कर दी है, वहाँ से सक्सेस शो कर दिया है। अब एक बार मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से प्रिंट करके दिखा देता हूँ प्रिंट में क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम जैसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं हमारे पास प्रिंट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है,
एक बार प्रिंट डाउनलोड हो जाता है। एसएससी की वेबसाइट अभी भी स्लो चल रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एसएससी की वेबसाइट बहुत स्लो चलती है, इसलिए आप समय से अपना फॉर्म भर लें। जब तक ये प्रिंट डाउनलोड होता है मैं आपको 2-3 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। जिस कैंडिडेट का यहाँ पे इनकम्प्लीट शो करता है प्रिंट के अंदर, उसको सिंपल यहाँ से पेमेंट स्टेटस भी देख सकता है, या फिर यहाँ से डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट कर सकता है। एक बार मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट स्टेटस दिखा देता हूँ, वो लिंक तो ओपन हो नहीं रहा। यहाँ पे जैसे यहाँ पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है देख लीजिए आप, यू हैव नॉट पेड फीस येट, यानी कि आपने अभी तक फीस पे नहीं करी है। जबकि मैंने आपको दिखा दिया था वहाँ पे हमारी फीस सक्सेस हो गई थी और हमारे अकाउंट से जो पैसे हैं वो कट चुके हैं। ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं, जब वो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करते हैं ना तो उनका प्रिंट निकल जाएगा। यहाँ पे साइट नहीं चल रही, वरना मैं आपको दिखा देता प्रिंट में वहाँ ऊपर शो करता है इनकम्प्लीट। डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा, जब तक मैं आपको बता देता हूं। अभी आपको सिंपल क्या करना है, जो आपका डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट आया हुआ है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये होम पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब जो आपका पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेस शो करेगा। ठीक है, डबल वेरिफिकेशन हो गई है, प्रिंट आपका आ गया है, यहाँ से आपका सक्सेस शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें जब आप दोबारा से वहाँ पे पेमेंट स्टेटस का स्टेप चेक करते हैं, जब मैंने अभी 1 मिनट पहले चेक किया था पेमेंट का, जो यहाँ पे पेमेंट का मैंने पेमेंट स्टेटस जो चेक किया था उसमें येट नॉट पेड शो कर रहा था। अब मैं यहाँ से पेमेंट स्टेटस यहाँ से चेक करता हूँ। जैसे आप अब पेमेंट स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस कंप्लीट शो करेगा। अभी भी साइट बिजी है, तो आप जल्दी से अपना एसएससी का फॉर्म भर लें, ज़्यादा लेट नहीं करें वरना आपका फॉर्म छूट जाएगा। और कुल मिला के यदि अब आप इसमें प्रिंट करते हैं यहाँ पे, अब आपका जो प्रिंट है वो आपका प्रिंट आपका सही शो करेगा, उसमें आपका लिखा मिलेगा एप्लीकेशन रिसीव्ड। इसी कैंडिडेट का मैं बैक ईयर का प्रिंट आउट है मेरे पास, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको ईजी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए जो कैंडिडेट का प्रिंट आउट है मेन, इसमें ये देखिए ये ऑप्शन आपके पास आता है। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडिडेट का आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे इनकम्प्लीट शो कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ऑप्शन आया हुआ है एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, ये एप्लीकेशन जो इनकम्प्लीट आता है ना, ये आपका मेनली आता है फीस की वजह से। ठीक है, ये आपने फीस तो काट दी है लेकिन पोर्टल जो है, पोर्टल पे आपकी फीस सक्सेस नहीं हुई, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट शो करेगा और कंप्लीट प्रिंट आपका निकल जाएगा। तो ये जो आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट शो कर रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको अच्छे से चेक नहीं करते आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है कि नहीं, वो डायरेक्ट इसी प्रिंट को ले जा करके रख देते हैं और लास्ट में जब वो फाइनल जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम पे जब आप इसको चेक करेंगे तो ये जो इनकम्प्लीट वाला है ये इस कैंडिडेट का यहाँ पे एडमिट कार्ड शो नहीं करेगा। ठीक है, इसी प्रिंट में मैं आपका नीचे दिखा देता हूँ क्या कुछ दिक्कत आ रही है। ये जो कैंडिडेट है ना, देखें इनका नोट एक्सपेक्टेड यहाँ पे दिखाया हुआ है, अमाउंट इनकी शो थी, ना कोई ट्रांजैक्शन नंबर है ना कोई ट्रांजैक्शन डेट है। आप अपने प्रिंट में ये कॉलम को जरूर चेक करें, जो आपका 27 नंबर कॉलम है, फिर 28 है, उसके पश्चात ये डिटेल आती है पेज नंबर 2 पे। यदि आपका ट्रांजैक्शन नंबर और ट्रांजैक्शन डेट शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है। जिस कैंडिडेट का यहाँ पे फीस नहीं कट रही उनका यहाँ पे नोट नहीं मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट यही मिलेगा और ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। और जिस कैंडिडेट की फीस कटनी है उसका यहाँ पे नोट मिलेगा और यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर और ट्रांजैक्शन डेट आपका होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, वरना आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रहेगा। यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि इस कैंडिडेट का फॉर्म इनकम्प्लीट है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये गलती कोई भी कैंडिडेट ना करें, मैंने आपको बहुत बार इस गलती के बारे में बता दिया है पहले भी। इस कैंडिडेट का प्रिंट हमारे पास डाउनलोड हो गया है। जिस कैंडिडेट की फीस कट चुकी है उसका यहाँ पे शो करेगा एप्लीकेशन रिसीव्ड कंटेंट नॉट वेरीफाइड। ठीक है, ये यदि आपका शो कर रहा है इसका मतलब आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट शो कर रहा है तो दिक्कत है, ये आपका देखना जरूरी है। एप्लीकेशन रिसीव्ड कंटेंट नॉट वेरीफाइड सभी फॉर्म में यही शो करेगा जिसका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। यदि अब इस कैंडिडेट की आप ट्रांजैक्शन जो आप चेक करेंगे, जो आपके फीस कट हुई है वो मैं दिखा देता हूँ। इस कैंडिडेट की ट्रांजैक्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, नोट एक्सपेक्टेड आया हुआ है, आपका अमाउंट शो आया हुआ है, ये ट्रांजैक्शन नंबर है, ये ट्रांजैक्शन डेट है। ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पे कैंडिडेट की ट्रांजैक्शन जो है वो अब सक्सेस हो गई है। सक्सेस हुई किसके बाद, जब हमने इसको डबल वेरिफिकेशन किया। तो सबसे बड़ी बात है डबल वेरिफिकेशन। डबल वेरिफिकेशन होना जरूरी है, इस स्टेप को बिल्कुल भी ना भूलें। डबल वेरिफिकेशन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका डबल वेरिफिकेशन दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। डबल वेरिफिकेशन में ज़रूर चेक करें और आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ भी चेक कर लें अपने फॉर्म को। तो वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा हो गया है, लेकिन लगभग मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। इसके पश्चात भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।